तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम जो कि दिसंबर 2024 में हुआ है, उसका सभी साइंस के प्रश्न को हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जितने भी साइंस का अभी लाटेस्ट में पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे और इसका पार्ट 1 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और यह पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। तो जो भी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या तो कोई अन्य एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हर एक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताएंगे वो विशेष रूप से ध्यान से समझना है और उसे सीख जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि धारावाही परिनालिका के अंदर एक मृदु लोहा दंड डाला जाता है। जब मृदु लोहा से बने दंड को परिनालिका के अंदर डाला जाता है तो धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल में है कि जब परिनालिका के अंदर कोई मृदु लोहा डाला जाता है तो धारावाही परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे बढ़ेगा, ठीक है। देखिए, धारावाही परिनालिका के अंदर जब मृदु लोहा दंड डाला जाए तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृदु लोहा का टुकड़ा जो होता है चुंबकित हो जाता है, जिससे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत भी बढ़ जाती है। इस चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब धारावाही परिनालिका से कम 4-5 प्रश्न पूछा गया था आपका टेक्नीशियन में, ठीक है। तो इसलिए धारावाही परिनालिका क्या है इसके बारे में डिटेल में यहाँ समझते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, ठीक है। देखिए, परिनालिका के में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके अंदर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। परिनालिका क्षण चुंबक की तरह काम करता है। परिनालिका जो होता है क्या, क्षण चुंबक की तरह काम करता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। यहाँ ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। देखिए क्या है, बोला परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी परिनालिका के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा, तो क्या होगा, वो परिवर्तित रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, इसके लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से ये स्वतंत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाप, ठीक है। तो इसलिए लंबाई या तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाने पर दोगुना कर दे, 4 गुना कर दे, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है वो वही रहेगा, सेम रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा की छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा छड़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और विद्युत चुंबक का इस्तेमाल विद्युत घंटियों, लाउड स्पीकरों और टेलीफोन के डायफ्राम में भी किया जाता है, ठीक है। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में, तो ये क्या, पहला कथन क्या है, यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, ये सही है, ठीक है। गोलीय दर्पण में क्या होता है, मुख्य फोकस ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, ये करेक्ट है। फिर क्या बोला कि इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है, ये गलत है। यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, ये भी गलत है, क्योंकि ये है ना ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है ये मुख्य फोकस, यानी कि ए इसका सही है। अब ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर देखते हैं, केवल ए किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ गोलीय दर्पण से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो साइंस से जब भी सवाल आएंगे तो गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सबसे प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से समझते हैं। देखिए जो पूछा गया था क्वेश्चन, देखिए ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में क्या है, कितने 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये गोलीय दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह, ठीक है। और ये जो कलई किया हुआ रहता है ये कलई सतह हो गया, और ये जो उसके अपोजिट साइड रहता है वो परावर्तक सतह हो गया। तो परावर्तक सतह जो होता है, ठीक है, ये उभरा हुआ रहता है ना, ऐसे उभरा हुआ रहता है, ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। और परावर्तक सतह जो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, अंदर की ओर धंसा हुआ है,
ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, इसका यही पहचान है। तो बात करते हैं क्या, जैसे कि ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये दोनों गोलीय दर्पण है, यानी कि एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब यहाँ पर जो होता है पी, ये क्या है, ध्रुव कहलाता है। पी ये ध्रुव हो गया इसमें, और ये होता है वक्रता केंद्र, ये सी जो है यहाँ वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। ये चीज़ों को समझना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये जो ध्रुव और वक्रता केंद्र जो है ये, इसको मिलाने वाली जो सरल रेखा है ये मुख्य अक्ष कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एक्स वाई जो है ये मुख्य अक्ष कहलाता है। इसमें भी ये क्या है, एक्स वाई, ये मुख्य अक्ष कहलाता है। तो तीन चीज़ें पहले यहाँ समझ गए, ठीक है। ये ध्रुव हो गया पी, है ना, जो बीच में रहता है, जो जैसे कि उत्तल दर्पण है, इसका बीच से लाइन जो है ध्रुव कहलाता है। यहाँ केंद्र हो गया वक्रता केंद्र सी, और इसको मिलाने वाली रेखा जो है ये मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका फोकस दूरी कहाँ बनता है, तो देखिए जैसे ये प्रकाश किरण आई, ठीक है, तो किरण जब आती है ऐसे, तो ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, ऐसे किरण आई तो ये यहाँ से बीच से यहाँ फोकस दूरी यहाँ एफ होता है, ठीक है, तो यहाँ से मुड़ जाती है, यानी कि फोकस दूरी जो होता है, ये फोकस, मुख्य फोकस जो होता है ये वक्रता केंद्र यानी सी और ये ध्रुव यानी पी के बीच में होता है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या था, अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में ये किरण आएगी, ठीक है, तो ये टकरा कर यहाँ से ऐसे करके आ जाएगी यहाँ एफ फोकस से, ठीक है। उसके प्रकार ये ऐसे आएगी तो ये टकरा कर ऐसे वापस परावर्तित हो जाएगी, तो ये फोकस एफ पर बनेगी, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच यहाँ पर मुख्य फोकस होता है इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो मेन चीज़ यही पूछा था कि गोलीय दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है कहाँ होता है, वक्रता केंद्र यानी कि सी और पी ये दोनों के बीच होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के हमेशा बीच में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान क्या रखना है, और कि ये जो ऐसे है ना, ये उभरा हुआ जो है उत्तल दर्पण में या तो अवतल दर्पण में ये धंसा हुआ रहता है, तो ये जो एम है यहाँ पर एम है, ठीक है, ये दर्पण है उत्तल दर्पण, यहाँ लास्ट में यहाँ एन है, तो ये इसके दोनों के बीच की जो दूरी होता है, ये जो व्यास होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है वो द्वारक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, द्वारक, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ गए। अब यहाँ पर समझते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, है ना, जो एफ पर मिलता था, ठीक है, मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस सामने की ओर होता है ना। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, सामने की ओर होता है। जैसे कि अवतल दर्पण ये हो गया, जैसे ये धंसा हुआ है परावर्तक सतह, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। तो इसका जो मुख्य फोकस होगा, जैसे यहाँ से आएगा, यहाँ एफ से चला जाएगा, ठीक है, सी यहाँ होगा, यहाँ पी होगा, यहाँ एफ से, ये सामने की ओर होगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में ये सामने की पीछे बनता है, इधर पीछे आ जाता है ना, ये पीछे बनता है, यहाँ उत्तल दर्पण में पीछे बनता है, वही यहाँ पर कहा गया, ठीक है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, सामने, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस क्या है, सामने की ओर होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस सामने की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस जो है पीछे की ओर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होता है। गोलीय दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो कहाँ होता है, ध्रुव यानी कि पी और वक्रता केंद्र ये दोनों के बीच में होता है फोकस दूरी, ठीक, ये याद रखना है। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले और मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊर्ध्वाधर समतल को गोलीय दर्पण का फोकस तल कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। जो एक्स वाई था ये क्या है, वो दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है, जो कि पी यहाँ ध्रुव और वक्रता केंद्र सी को जो मिलाने वाली रेखा है वो मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक। तो इतने सारे एक्स ऑफ एक्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में से दिखाई देने वाली धूल के कणों की आभासी अनियमित और अस्थिर गति प्रतीत होने का क्या कारण है, ठीक है। फिर समझिए, गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में से दिखाई देने वाले धूल के कणों की आभासी अनियमित और अस्थिर गति प्रतीत होने का क्या कारण है, तो इसका कारण क्या है, अपवर्तन, है ना, प्रकाश का अपवर्तन। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है।
जैसे कि प्रकाश के अपवर्तन से डायरेक्ट आपको उदाहरण से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण आपको याद रखना है, जैसे कि पूछेगा तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश के किस घटना के कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। याद हमेशा हो जाए आपको और भूले भी नहीं। कैसे याद रखना है, देखिए अप डाउन अपवर्तन, अप डाउन अपवर्तन, ऐसे रिलेट कर लेना है। जैसे कि प्रकाश का टिमटिमाना क्या होगा, टिमटिमाना जैसे अप डाउन होता है टिमटिमाना, तो रिलेट कर लेना उसे, अप डाउन अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो याद रहेगा हमेशा आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन है ये भी आता है कि पानी से भरे बीकर के तल में रखा हुआ सिक्का ऊपर जो उठा हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है, वो किसके कारण, तो वो भी अपवर्तन के कारण होता है। अब बाल्टी में रखी हुई छड़ जो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वो भी अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट मतलब ईजी है ये, लेकिन क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। अभी आपको कोई भी एग्जाम, लेटेस्ट एग्जाम लीजिए, आपके टेक्नीशियन में अपवर्तन से, प्रकीर्णन से, सब में प्रश्न पूछा गया था। तो इसलिए प्रकीर्णन से भी याद रखना है। जैसे आकाश का नीला रंग किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, वो प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। प्रकीर्णन मतलब क्या आता है, बैगनी रंग का जैसे क्या आता है, प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण जो रंग होता है नीला, आकाश का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग, या तो सूर्य का जो है सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल का प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है। तो लाल दिखाई देता है वो। तो ये सारी चीज़ें प्रकीर्णन के कारण होता है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि अस्थिर नहीं रहती है, कौन सी अस्थिर नहीं रहती है, बाकी अस्थिर रहता है, ठीक है। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये अस्थिर रहता है। द्रव्यमान उसका अस्थिर रहता है, ठीक है, वो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत जब स्वतंत्र रूप से गिरता है कोई पिंड, तो ये चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, त्वरण भी अस्थिर रहता है। तो अस्थिर नहीं रहता क्या, दूरी बदल जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, दूरी बदलती रहती है, तो ये अस्थिर नहीं रहता। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। अब बात करते क्या, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसका कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहता है, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा भी अस्थिर रहता है, ठीक है। याद रखना है, कुल यांत्रिक ऊर्जा अस्थिर रहता है। यांत्रिक ऊर्जा किसको बोलते हैं, तो गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा, ये दोनों का योग, कुल योग कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट्स सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताते हैं आपको लिखते जाना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, अस्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये दोनों होता है, ठीक है। और गिरने से पहले पिंड में केवल अस्थितिज ऊर्जा होती है, गिरने के दौरान अस्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, देखिए, जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसमें अस्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये दोनों होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया, ठीक है, कि जब स्वतंत्र रूप से गिर रहा है पिंड तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो अस्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, गिरने से पहले अस्थितिज ऊर्जा होती है और गिरने के दौरान अस्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ते जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान m के एक निश्चित ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कैपिटल G है, तो 4m द्रव्यमान वाले दूसरे ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल G ही होगा, है ना। क्वेश्चन में ही लिखा है, देखिए इसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि ये हर जगह, सार्वत्रिक मतलब सभी जगह ये क्या है, समान रहता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जो है G, कैपिटल G नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो ये बदलता नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैपिटल G ही होगा, ठीक है। अब यहाँ गुरुत्वाकर्षण से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मान क्या होगा, ये याद रखना है आपको, 6.67 है ना, 34 या तो 67 तक ही याद रखना, काम चल जाएगा। 6734 इंटू 10⁻11 होता है, ठीक है, याद रखना, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या, कैपिटल G का SI मात्रक पूछेगा तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना है। और यहाँ पर अगर इससे रिलेटेड बल का पूछेगा मान, तो बल बराबर क्या होता है, कैपिटल G जो होता है और m1 इंटू m2/d स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना है। कैपिटल G का मान पूछेगा तो ये बताना है, और कैपिटल G यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। और इसका सूत्र ये क्या होता है, बल बराबर G m1 इंटू m2/d स्क्वायर।
अब इसमें क्या है, अगर इसमें पूछ दिया जाए कि बल क्या होगा, जैसे यहाँ पूछा है कैपिटल जी का मान क्या होगा, तो ये क्या हुआ, बराबर सेम रहा था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन इसी में पूछ दिया कि द्रव्यमान अगर 4 गुना कर दिया जाए तो बल क्या होगा इसका, तो बल क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, है ना, समानुपाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो देखिए, त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच का कोण जो होता है वो प्रिज्म कोण कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है, कांच के प्रिज्म में से गुजरते समय निम्नलिखित में से किस वर्ण का न्यूनतम कोण मुड़ता है। अब यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, निश्चित रूप से गारंटी के साथ आपके एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आएगा। प्रकीर्णन से, या तो विवर्तन इसको बोला जाता है कि विवर्तन किसका होगा, या तो प्रकीर्णन किसका होगा, तो या तो कौन अधिक मुड़ेगा, सब एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो प्रिज्म से गुजरने पर कौन मुड़ता है, या तो प्रकीर्णन कौन होता है, तो कौन सा मुड़ेगा। देखिए, ये वाला आपको याद रखना है, क्या, भिग्योर, VIBGYOR है ना, भिग्योर। ठीक है, तो इसमें क्या, ये सातों रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन ये होता है, मुड़ता है अधिक से इधर कम। ठीक है, सबसे कम रेड, जैसे सबसे अधिक बैगनी। ठीक है, तो सबसे अधिक बैगनी मुड़ेगा। इसमें पूछा क्या, न्यूनतम यानी कम, तो देखिए बैगनी नहीं होगा, बैगनी सबसे अधिक है। उसके बाद कौन है, नील इंडिगो जो होता है ना, इंडिगो, तो इंडिगो यानी कि इंडिगो इसमें नहीं, जैसे या तो ब्लू है, तो नीला ये भी नहीं होगा क्योंकि ये अधिक ये मुड़ता है। फिर हरा है यहाँ, ग्रीन, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए येलो है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम जो मुड़ेगा कौन, तो येलो, पीला। ठीक है, बाकी ये जो जैसे इधर जाएगा कम मुड़ते जाएगा, तो जो इधर है वो अधिक मुड़ेगा। ठीक है, जैसे बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, उसके बाद येलो। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये पीला के बाद अगर रेड भी रहता तो सबसे कम कौन मुड़ता न्यूनतम, तो रेड, लाल हो जाता है आंसर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो गया, पीला हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको ये वाला याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला अगर याद रखते हैं तो आसानी से ये वाला बन जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक अगर पूछ देता है कि सबसे अधिक कौन मुड़ेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, बैगनी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना है, आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है बैगनी का, और सबसे कम होता है लाल का। ठीक, इसका ठीक उल्टा होता है कि सबसे जो अधिक प्रकीर्णन हुआ ना, मुड़ना, सबसे अधिक प्रकीर्णन हुआ, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है इसका, उल्टा। ठीक, और उसी तरह सबसे कम अगर मुड़ा लाल रंग, तो इसका सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे फोकस पर होगा, है ना। जब उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाएगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, दर्पण के पीछे फोकस पर होगा। इसका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, अब यहाँ पर भी समझिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स में थोड़ा कि अगर उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे फोकस पर होगी। अगर वस्तु को उत्तल दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, ठीक है, यहाँ समझिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वस्तु को उत्तल दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस दूरी के बीच बनता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जब अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार के साइज का होगा तो ये प्रतिबिंब क्या हुआ, दर्पण के पीछे फोकस दूरी पर बना था। ठीक है, और यहाँ क्या है, जब अनंत ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, यही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस सामने की ओर होता है। ये ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है, सामने की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस पीछे की ओर होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस सामने की ओर होगा, ठीक है, और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस पीछे की ओर होता है। नेक्स्ट है, विराम अवस्था के कारण आरंभ होने वाली मोटरसाइकिल 10 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, यह मानते हुए कि यदि त्वरण एक समान है तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, गति का समीकरण से ये आंसर आएगा। ठीक है, तो गति का समीकरण इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है ना, जैसे कि
आरंभ होने वाली एक मोटरसाइकिल 10 सेकेंड में इतना प्राप्त कर लेती है, मतलब अंतिम वेग दिया हुआ है, v बराबर दिया हुआ है आपका कितना 30 अंतिम वेग, और टाइम आपको दे दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, अब वो पूछा क्या है कि मोटरसाइकिल द्वारा इसमें क्या त्वरण एक समान है, त्वरण से और गति है यानी कि वेग है, अंतिम वेग है और त्वरण है, इससे रिलेटेड समीकरण कौन सा होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसमें v स्क्वायर दे दिया, प्रारंभिक वेग नहीं दिया है ना, प्रारंभिक वेग नहीं अगर देता है तो जीरो मानते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है, मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी यानी कि s निकालना है। ठीक है, तो s निकालेंगे तो ये दिया हुआ है, ये u जीरो मान लेंगे, 2 और दिया हुआ है टू तो है, ये a निकालना है यानी कि ये a निकलेगा तो हम s निकाल देंगे। ठीक है, a क्या है, त्वरण है। त्वरण किसको बोलते हैं, त्वरण होता है कि बोला क्या, त्वरण एक समान रहता है, यह मानते हुए एक समान यानी कि इसका जो त्वरण है फर्स्ट वाले का, फिर बाद में भी त्वरण समान ही रहता है। तो फर्स्ट वाले का त्वरण क्या होगा, त्वरण किसको बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो वेग ये है 30, परिवर्तन यानी समय है ना, वेग बटा समय 30/10 कर दिए तो त्वरण क्या निकल गया, 10 तिया 30 यानी कि 3 निकल गया ना, तो त्वरण यहाँ पर 3 आ गया। अब इस फॉर्मूला में इसमें सेट बैठा देंगे तो 30 तिया भी कितना है 30 है, 30 तिया कितना हो जाएगा, ये 900। ठीक है, बराबर में ये क्या है, जीरो, कुछ नहीं दिया तो ये जीरो हो गया, इसको जीरो मानिए। अब एस निकालना है तो 2a इधर ला देना है, तो 2 और a का मान कितना है 3। ठीक है, बराबर में s है। ठीक है, s बराबर, इसको कैलकुलेट करिए आंसर आ जाएगा, जैसे कि 2 तिया 6, अब 6 को इसको काटेंगे 15 6 का 90, 15 से कटेगा 90, एक शून्य इस पर बैठा दीजिए यानी कि 150। तो कितना हुआ, s बराबर यानी तय की गई दूरी कितना आ गया, 150 मीटर आ गया। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना था, क्या, एक तो फॉर्मूला याद रखना है इसको है ना, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग से रिलेटेड जो त्वरण भी दिया हुआ है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और यहाँ त्वरण निकालना है तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग निकालना है तो 30 मीटर बटा समय दे दिए, तो यहाँ त्वरण निकल गया 3। ठीक है, तो इससे आसानी से बन गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 150 मीटर। चलिए, अब गति का समीकरण ये तीनों याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका एग्जाम आप होने वाला जो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी या तो आरपीएफ, ये गति का समीकरण आपको तीनों हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, फिर s बराबर, दूसरा समीकरण है गति का क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये तीनों आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा गति का समीकरण नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा गति का दूसरा समीकरण है, तो ऐसे भी ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ये तीनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, पहला क्या है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, तो ये तो सही है ना, ये सही है। और दूसरा क्या है, दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है, ये भी सही है। पूछा क्या, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, आपतन और अपवर्तन के कोण बराबर होते हैं, ये बात सही नहीं है। ठीक है, आपतन और अपवर्तन का कोण बराबर होते हैं, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन पर पृष्ठ का अभिलंब एक ही तल में होता है, ये सही है। ठीक है, यानी कि ए बी और डी सही था। पूछा सही नहीं है कौन सा कथन, तो सी वाला सही नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें भी पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला क्या, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा मानी जाती है जिस दिशा में चुंबकीय दिशा सूचक सुई का उत्तरी ध्रुव संकेत करता है, तो ये सही है। दूसरा क्या, चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता विद्यमान रहता है और इसे क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, ये भी सही है। फिर चौथा क्या बोला है,
कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समदूरस्थ है तो वे शून्य क्षेत्र प्रबलता दर्शाती है, ये गलत है। क्या बोला कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती है, समांतर और समदूरस्थ है तो वे शून्य क्षेत्र प्रबल दर्शाती है, ये गलत है, क्योंकि ये शून्य नहीं दर्शाती बल्कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है ना। जब क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समदूरस्थ हो तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है, और यहाँ दे दिया था क्या, शून्य क्षेत्र दर्शाता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। पूछा था क्या गलत है, ठीक है। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में आपको किस डेट में पूछा गया वो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये 24 तारीख को, ये 24/12/2024 को ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। सभी क्वेश्चन के सामने आपको दिया हुआ है कि किस डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम की खोज के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे आइजैक न्यूटन थे, ठीक है। कौन थे? न्यूटन थे। न्यूटन से काफ़ी महत्वपूर्ण 2-3 प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। तो ये पहले तो ये हो गया, वर्णक्रम की खोज पहले की था किसने? आइजैक न्यूटन ने। पूछेगा कि गति का नियम किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। पूछेगा न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? तो 3 नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। न्यूटन का जो पहला गति का नियम क्या है? प्रत्येक कोई भी वस्तु है अगर स्थिर अवस्था में तो स्थिर रहना चाहती है, गति में तो गति में रहना चाहती है। दूसरा नियम से क्या होता है? ये दूसरा नियम बल का क्या निकलता है? व्यंजक है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का सूत्र पूछेगा किससे निकलता है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम से निकलता है। और बल की परिभाषा न्यूटन की गति का पहला नियम से निकलता है। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, ठीक है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम से डायरेक्ट उदाहरण भी पूछा जाता है, जैसे कि बंदूक से गोली अगर छूटता है तो हाथ पर जो पीछे जो लगता है, चोट लगता है, झटका मारता है, वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। अच्छा, न्यूटन के पहले नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, एक वायुमंडलीय दाब डैश के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1,01,325 पास्कल होता है, ठीक है। ये याद रखना है, 1,01,325 पास्कल होता है। अब इसमें देखना है कि 1,01,000 कौन है इसमें, ठीक है। तो ये माइनस में है, ये नहीं होगा। ये 6 माइनस में है, ये भी 6, ये नहीं होगा। ये प्लस में है 6, लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 6 में से ये 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 4। तो यानी कि 101 पर 4 शून्य अगर बैठाते हैं तो कितना हो जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख हो जाता है, ठीक है। तो 10 लाख नहीं बल्कि 1 लाख वाला होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें 5 है तो 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि 101 पर 3 शून्य, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख 1,000, यानी कि ये सबसे सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो आपको याद रखना है 1,01,325, यानी 1,01,000 भी आप मोटा मोटी ध्यान रखेंगे कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1,01,000 पास्कल होता है, ठीक है। अच्छा, वायुमंडलीय दाब या तो दाब से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो बैरोमीटर कहलाता है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो टोरी सेली ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार टोरी सेली ने किया था, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बैरोमीटर का आविष्कार पूछेगा तो टोरी सेली ने किया था। अच्छा, वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई पूछे तो पास्कल, या तो दाब मापने की इकाई भी पूछे तो क्या होगा? पास्कल होगा, ठीक। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल डैश होती है। तो प्रकाश की चाल क्या होगा? तो क्या बोला? पानी की तुलना में कांच में अधिक होगा, या तो कांच की तुलना में पानी में अधिक होगा, हवा कांच और पानी में एक समान होगा, हवा की तुलना में पानी में अधिक होगा। तो देखिए इसका आंसर आप आसानी से तब लगा सकते हैं जब को प्रकाश के बारे में कुछ उसका गुण मालूम हो। जैसे प्रकाश की चाल होता क्या है? निर्वात में अधिक होता है। क्या समझे? निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में। यानी कि कहने का मतलब यह है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है सघन माध्यम के अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे विरल और सघन का दिया हुआ है, यहाँ ऐसे छांट के इसको आंसर बना सकते हैं। जैसे कि पानी की तुलना में कांच में अधिक, ये गलत है,
है ना, क्योंकि कांच क्या विरल है, पानी इसके तुलना में क्या है, कांच जो है पानी की तुलना में सघन है, कांच है ना सघन है और ये विरल है, तो इस हिसाब से भी इसका आंसर लगा सकते हैं, ये गलत है। फिर कांच की तुलना में पानी में अधिक, ये सही है, प्रकाश की चाल कांच की तुलना में पानी में अधिक, ये सही है, ठीक है। तो यानी कि जितना ठोस होगा उसमें उतना प्रकाश की चाल कम होगा, जितना जो मतलब कम होगा, विरल होगा, वो उसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगा। क्योंकि एक लाइन याद रखना आपको कि प्रकाश की चाल अधिकतम सबसे ज़्यादा किस में होता है, निर्वात में, यहाँ जहाँ कोई रुकावट ना हो, निर्वात में तो अधिकतम होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो गया इस तरह से। अब जैसे ये तीनों में समान बोल दिया, ये भी नहीं होगा आंसर। हवा की तुलना में पानी में अधिक होगा, ये भी गलत है, उल्टा हो गया। यही बोल देता है कि पानी के तुलना में हवा में अधिक होगा, तो ये सही हो जाता है, समझ गए। अब इसका दूसरा तर्क ये है इसको निकालने का, इसको याद रखना क्या एक चीज़, कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा, प्रकाश की गति उतना ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जैसे इसका आंसर हुआ था क्या, ये, ठीक है। तो याद रखना क्या, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा। अब यहाँ पर क्या, कांच है और एक है पानी, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक कितना आता है, 1.5, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। तो जिसका कम है उसमें अधिक होगा। तो यहाँ लिखा क्या, कांच की तुलना में पानी में अधिक है, ये सही है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक इसके तुलना में कम है, ठीक है। तो जिसका अपवर्तनांक, या तो आपको देखिए कई बार ऑप्शन में क्या है कि आपको दे देगा अपवर्तनांक दे देगा, जैसे 1.5 दे दिया, 1.3 दे दिया, और यहाँ पर कुछ आपको लिख दिया, ठीक है। मान के चलिए यहाँ कांच लिख दिया, यहाँ पानी लिख दिया, या तो नहीं भी लिखे, तो आपको ध्यान रखना है 1.6 होगा और 1.2 दे दिया। अब बोलेगा कि इसमें पर ये अपवर्तनांक है दिया हुआ इतना सब, ठीक है। अपवर्तनांक है, प्रकाश की चाल किस में अधिक होगी, तो किस में अधिक होगी, तो जिसका देखेंगे अपवर्तनांक कम है उसमें अधिक होगा। जैसे अपवर्तनांक ये चारों में किस में कम है, तो यहाँ 1.2, इसका अपवर्तनांक कम है, यानी इसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, समझ गए तो आसानी से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है। तो गोलीय दर्पण के आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबिंब वास्तविक है, ये दर्शाता है। अगर ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। यहाँ भी समझिए, देखिए गोलीय दर्पण के आवर्धन में ऋणात्मक चिन्ह जो है ये वास्तविकता को दर्शाता है ना, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। और अवतल दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है, ये ध्यान रखना है। अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वस्तु की ऊंचाई से विभाजित छवि की ऊंचाई अवतल दर्पण के आवर्धन को निर्धारित करता है। वस्तु की ऊंचाई से छवि की ऊंचाई विभाजित होता है, वस्तु की ऊंचाई से विभाजित छवि की ऊंचाई अवतल दर्पण के आवर्धन को निर्धारित करती है। दर्पण के कारण बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होता है। दर्पण द्वारा बनने वाला आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, आवर्धन धनात्मक होगा, आभासी के लिए धनात्मक होगा। अगर वहीं पूछा जाता है कि जैसे धनात्मक है तो ये दर्पण क्या हो जाता है, आभासी प्रतिबिंब हो जाता, और वहाँ ऋणात्मक दिया यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट्स आपको याद रखना है कि अगर आवर्धन धनात्मक हो तो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पूछा गया क्या, ऋणात्मक है तो इसका आंसर क्या हुआ, वास्तविक हो गया। यहीं अगर धनात्मक रहता तो आंसर क्या हो जाता, ये आभासी हो जाता, ठीक है, उल्टा हो जाता। जैसे ऋणात्मक है तो वास्तविक, ऋणात्मक है तो वास्तविक, और धनात्मक है तो आभासी, ठीक है। अच्छा, आवर्धन का सूत्र याद रखना है आपको, आवर्धन के सूत्र से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो गोलीय दर्पण में आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो आवर्धन यानी कि m बराबर होता है -v/u। भी क्या है, ये आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है तो छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है और यदि वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है तो छवि की स्थिति क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो गया। छवि की स्थिति क्या होगा,
तो अनंत पर होगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर होगा। नेक्स्ट है, विविक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु की ग्रहीय मॉडल किसने विकसित किया था? तो ये किसने विकसित किया गया था? तो नील्स बोर ने। ठीक है, परमाणु का ग्रहीय मॉडल विकसित किया था किसने? नील्स बोर ने विकसित किया था। ठीक है, रदरफोर्ड की बात करें, इससे एक प्रश्न क्या आएगा? दो प्रश्न आता है। नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने ही किया था। और ये क्या है, नाइट्रोजन नाभिक की खोज में ये किसका प्रयोग किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सोने का पन्नी का ये प्रयोग किया था। मेंडेलीव की बात करें तो ये क्या है, जो आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो दमित्री मेंडेलीव ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार पूछे तो हेनरी मोसले ने किया था। 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया था हेनरी मोसले ने। जे थॉमसन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है, 4 ओम प्रतिरोध का विद्युत गीजर प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी? तो यहाँ पर क्या है, 100 जूल ऊष्मा यानी हीट। तो हीट बराबर और क्या है, ओम धारा भी दिया है, धारा पूछा है, प्रतिरोध पूछा है। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, सूत्र क्या होता है? हीट बराबर होता है I² RT। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपको कोई भी पूछेगा तो आसानी से बन जाएगा कोई भी प्रश्न। ठीक है, देखिए जानते हैं ये प्रश्न क्या आसान हो जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं ये चीज़ें तो आपको यही भारी लगेगा और गलत हो जाएगा, नहीं बना पाइएगा। ठीक है, और ये काफ़ी कम समय में आपसे जानते हैं तो काफ़ी कम समय में 100% आप आंसर सही करके आइएगा। तो यहाँ ऊष्मा बराबर क्या हुआ है, I² RT। अब इसमें पूछा क्या है, तो धारा यानी कि I निकालना है। तो H कितना दिया हुआ है, 100, यहाँ 100 रखिए। I² है, I² इधर ही रहने दीजिए। और R × T, R कितना है, R दिया हुआ कितना, 4 ओम। ठीक है, तो 4 ओम, यहाँ R × T, T कितना दिया, प्रति सेकंड बोला, यानी कि R का मान T का मान क्या हो, 1 ही हो गया। यानी कि R जो है ये सिर्फ 4 बचा है और ये 1 है, यानी कि 4 को इधर ला देंगे। ठीक है, तो I² बराबर क्या हुआ, 100/4, यानी कि इसको 4 से काटेंगे यानी 25, यानी कि I² बराबर क्या हो गया, 25। तो I बराबर क्या हो जाएगा, √25, यानी कि I बराबर क्या होगा, 5, है ना। तो 5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या रखना था, मेन चीज़ें ये है कि H बराबर, ये याद रखना है कि अगर मतलब ऊष्मा दिया, हीट दिया है और धारा भी दिया, प्रतिरोध भी दिया है अगर क्वेश्चन में, तो आपको ये वाला याद रखना, I² × RT, ये फार्मूला याद रखना है। और एक फार्मूला आपको वोल्ट से भी याद रखना है, V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है, यहीं पर अगर जैसे पूछ देगा कि इसका वोल्ट कितना होगा, तो I निकल गया था कितना, 5, और R कितना है, 4, तो हो जाता वोल्ट कितना, 20 वोल्ट हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों फार्मूला याद रखना है। पहले ये H बराबर I² × RT, V बराबर I × R। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे, आइजैक न्यूटन थे, है ना। कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, न्यूटन थे। न्यूटन के बारे में आपको पीछे भी बता दिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये क्या बोला, कथन सही नहीं है। तो ये वाला सही नहीं है, मालूम कैसे, किसी चालक का प्रतिरोध है ना ताप पर निर्भर करता है, ये बोला क्या, निर्भर नहीं करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, यानी कि ये मतलब सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी प्रतिरोध पर वोल्टता जितना अधिक होगी उसमें धारा उतना ही अधिक होगा, ये सही है। फिर प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, ये भी सही है, यानी कि केवल एक सही नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर है, केवल एक सही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म में से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 रंगों 7 वर्णों में है, 7 वर्ण में यानी कि रंगों में विभाजित हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है स्कैटरिंग, यानी कि स्कैटरिंग नहीं, ये डिस्पर्सन कहलाता है ना, ऑप्शन नंबर सी, डिस्पर्सन कहलाता है, यानी कि
परिक्षेपण कहलाता है। जो कि प्रिज्म से गुजरते समय 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? परिक्षेपण कहलाता है ना, डिस्पर्सन कहलाता है। ठीक है, सबसे अधिक किसका होता है? विचलन हो जाता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन हो जाता है बैगनी का, सबसे कम किसका? लाल का होता है। नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो आपको कैसे समझना है, देखिए गोलाकार दर्पण का द्वारक, तो गोलाकार दर्पण में दोनों आ जाता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो मान के चलिए ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, परावर्तक सतह ये होता है। तो गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है मालूम? जैसे कि यहाँ ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ एम है और यहाँ एन है। ठीक है, ये जो व्यास होता है इसका मिलाते हैं, इसको व्यास कहते हैं, ये द्वारक होता है इसका। ठीक है, ये द्वारक कहलाता है। तो दर्पण का परावर्तक सतह का जो व्यास होता है इसको व्यास भी बोलते हैं, ये द्वारक कहलाता है। ठीक है, यही है द्वारक। ठीक है, अब यही क्वेश्चन क्या 2 बार पूछ दिया गया। एक बार पूछा क्या, आपका जो टेक्नीशियन के एग्जाम में ही अलग अलग शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछा गया इसी से, एक बार उल्टा के एक बार सीधा। ठीक है, ये जैसे यहाँ पूछा कि ये गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो ये होता है इसको जो दर्पण की ये जो परावर्तक सतह है इसका व्यास होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में क्या आया था कि दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास जो है वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? ये द्वारक कहलाएगा। तो दोनों प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछा? एक गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास। ठीक, अब अगर पूछ लिया जाए फिर आपसे कि दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास क्या कहलाता है, तो ये द्वारक कहलाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होती है। तो किस रूप में होती है? समांतर सरल रेखाओं के रूप में होती है। विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं के रूप में होती है। नेक्स्ट है, 10 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई डैश होगी। इसमें मान लीजिए जो स्मॉल जी है उसका मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो पूछा क्या? वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई। तो देखिए किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो उसका अधिकतम ऊंचाई क्या होगा? तो उसका अधिकतम ऊंचाई जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? वो याद रखना है, H बराबर u² बटा 2g होता है। ठीक है, तो u का मान यानी आरंभिक वेग है, तो आरंभिक वेग कितने है? 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बटा में 2g का मान कितना दिया? 10, यहाँ 10 कर दिए, यानी 10 दूनी 20, इसको काटेंगे 20 पंचा 100 यानी कि 5 हो जाएगा। 5 मीटर इसका करेक्ट आंसर है ना, 49 का 20 का हो गया आंसर। तो याद रख लेना ये फॉर्मूला को कि जब भी आपसे पूछा, देखिए यही प्रश्न क्या है पूछा जाता है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होगा। यहाँ पर आपको 10 दिया, दे देगा 15, दे देगा 20 कि 20 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगा? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अधिकतम ऊंचाई बराबर क्या होगा? u² बटा 2g है ना, u² बटा 2g होगा। नेक्स्ट है कि उन सही समीकरण का चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु के अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है। अंतिम वेग क्या होता है? v, और आरंभिक वेग क्या होता है? u, है ना, इसको डिनोट करते हैं। तो अंतिम वेग और आरंभिक वेग से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उसमें त्वरण भी होगा थोड़ी सी, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये वाला सही है। ठीक है, त्वरण क्या बोलते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या त्वरण बोला जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या है? ये टी को उधर डालेंगे, इधर आ जाएगा, तो भी के ये जो होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बराबर AT। ठीक है, तो ये वाला आपका समीकरण सही है, सी वाला। तो सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में, केवल सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, गति के ये आंसर हो गया सी। गति के समीकरण आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका साइंस का पार्ट 2 वीडियो होता है समाप्त। और आज का एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत का CAG कौन है, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। और CAG के बारे में आप जितना जानते हैं वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। जैसे CAG का नियुक्ति कौन करता है, CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है, वर्तमान में कौन है, जितना जानते हैं उतना लिखिएगा। उससे क्या होगा? आपका बहुत अच्छा आपको ही फ़ायदा करेगा और बाकी स्टूडेंट को भी अच्छा लगेगा और फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।